गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के 7th चैप्टर द स्लीपिंग पोर्टर पढ़ेंगे। ठीक है, द स्लीपिंग पोर्टर यहाँ ये जो है एक कुली के बारे में है। ठीक है, ये कुली के बारे में है। तो द स्लीपिंग पोर्टर के जो ऑथर है यानी जो लेखक हैं उनका नाम है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। याद रखेंगे आप लोग, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। ठीक है, चलिए थैंक यू है, थैंक यू। टी शर्ट गजब है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो थोड़ा सा सबसे पहले देवकोटा जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। चलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए सुनिएगा। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बॉर्न ऑन द 12 नवंबर 1909 इन काठमांडू। सुनिए क्या, इसे हिंदी में आपको बताता हूं। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 को हुआ था। जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909। 12 नवंबर 1909 जल्दी से कमेंट कर देंगे आप लोग, याद रहेगा इसे आप लोग को। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म हुआ था 12 नवंबर 1909 को। कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में। तो ये भी कमेंट कर देंगे, कहाँ जन्म हुआ था? काठमांडू में। जल्दी से कमेंट कर देंगे। जल्दी से कमेंट कर देंगे दोस्तों। काठमांडू। चलिए नो एनी कमेंट्स। अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे हम लोग इसको। द स्लीपिंग पोर्टर शीर्षक यह कविता एक भारतीय कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा द्वारा लिखी गई है। ये जो कविता है द स्लीपिंग पोर्टर, इसको लिखे हैं भारतीय कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। और आप लोग ने भी कमेंट किया कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म हुआ था 12 नवंबर 1909। कहाँ हुआ था? काठमांडू में। ठीक है, यह कविता एक कुली, अगर हम लोग लिखा हुआ है बोर्ड पर पोर्टर, तो पोर्टर का हिंदी क्या होता है? कुली। याद रखेंगे कि पोर्टर का हिंदी क्या होता है दोस्तों? तो होता है कुली। तो कहता है कि यह कविता एक कुली के जीवन के इर्द गिर्द घूमती, जो पहाड़ों पर सामान ढोने का कार्य करता है। यानी यहाँ पे जिस कुली की बात हो रही है, ये जो कुली है ये सामान ढो रहा है। कहाँ? पहाड़ों पर। ठीक है, तो ये जो कविता है एक कुली का वर्णन करता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है पूरी कविता को 4 छंदों में बांटा गया है, यानी 4 भाग में बांटा गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसा, अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूं
ठीक है। बाद में इंग्लिश तो आप लोग समझ ही रहे हैं, आप लोग अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते तो आप लोग के पास ये क्वालिटी आ गई है, भले ही आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, लेकिन हाँ मेरे दोस्तों, आप इंग्लिश अगर हम बोलेंगे तो आप जरूर समझ जाइएगा। और अगर आपके लिए ये भी सही है आप लोग कि अभी क्या है कि आप लोग को हिंदी में बोलता हूँ, लेकिन जो ही मैं अगर 12th में पढ़ाता हूँ तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मैंने अभी आपको प्रोनाउन का बताया, मैंने वहाँ पे हिंदी बहुत ही कम यूज किया। आप लोग देखा कि मैंने हिंदी वहाँ ना के बराबर यूज किया, ठीक है, क्योंकि मैं आगे जब जैसे ही आप लोग 11th-12th में पढ़ोगे मेरे पास, तो वहाँ पे मैं उतना हिंदी मैं नहीं लिखूंगा, पूरा इंग्लिश लिख दूंगा, यानी फुल्ली सीबीएसई वाइज, कि जितना मैं पढ़ाऊंगा सीबीएसई वाइज पढ़ाऊंगा। तो ये आपको डरना नहीं है कि सर अभी बिहार बोर्ड में बाद में कैसे होगा, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्या अभी समझ में आ रही थी ये नहीं आ रही थी, प्रोनाउन समझ में आया ही नहीं आया? अगर कोई बच्चा इसमें से देख रहे होंगे, क्योंकि वीडियो पब्लिक पर था, तो क्या समझ में आ रहा था कि मैं पूरा अगर इंग्लिश में यहाँ लिख रहा था, बस हिंदी बोल रहा था? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अभी आप लोग ये चीज को आप लोग समझ लें कि अभी भले ही मैं आपको क्या है कि हिंदी में अभी आपको बहुत सारे से ग्रामर वगैरह पढ़ाता हूँ, लेकिन बाद में आपको क्या है, ज्यादा दिन समय नहीं है, यानी आपका कब भाई, तो मार्च अप्रैल से ही, यानी सेशन आपका खत्म होगा, आपका चालू हो जाएगा 11, तो उसमें भी आपको क्या है, मैं फुल्ली आपको क्या है सीबीएसई वाइज से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सुनिए क्या है। तो कुली के पीठ पर क्या है, 25 किलो वजन का गट्ठर बंधा है, ठीक है। यानी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कुली के पीठ पर 4 छंद में बटा हुआ, 4 भाग में बटा हुआ है। अब पहला छंद हम शुरू कर रहे हैं कि कुली के पीठ पर 25 किलो वजन का गट्ठर बंधा है। तो अब बताइए कि कुली के पीठ पर कितने किलो का वजन है, जल्दी से कमेंट करेंगे। कुली के पीठ पर कितने किलो का गट्ठर बंधा है? सही है, ध्यान सुनिएगा। तो ये जो कुली है, कुली के पीठ पर क्या है, 25 किलो का गट्ठर क्या है, बंधा हुआ है, जिसे उसे पहाड़ की ऊंची चोटी तक ढोकर ले जाता है। अब ये क्या है कि ये जो 25 किलो का वजन इसके पीठ पर बंधा हुआ है, तो पहाड़ की चोटी पर लेके जाता है। ये कहाँ, पहाड़ की चोटी पर लेके जाता है, ठीक है। क्लाइंब ऑफ द माउंटेन, क्लाइंब ऑफ द माउंटेन। सुनिए क्या है, ध्यान सुनिएगा, फिर से मैं बोलता हूं। कहता है चोटी तक की उसकी यात्रा प्राय 6 मील की होती है। अब देखा जाए तो उसकी यात्रा कितना माइल की है, तो 6 मील की, ठीक है। 6 माइल, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6 मील बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में माइल पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो माइल को हम लोग मील कहते हैं, ठीक है। तो चोटी तक की उसकी यात्रा कितनी है, तो 6 मील। जल्दी से कमेंट करेंगे कि चोटी तक की उसकी यात्रा कितनी है, कितनी होती है। MILE होता है, ठीक है। कमेंट सही करेंगे अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो MILE। MILE होता है, फिर से बोल रहे हैं। चलिए सुनिए क्या है ये। तो अब चलिए समझिएगा कि आपने क्या है कि पहला छंद शुरू किए हैं। तो कुली के पीठ पर 25 किलो का वजन है, जिसे वो पहाड़ की ऊंची चोटी तक ढो करके ले जाता है। पहाड़ तक की उसकी दूरी कितनी है, 6 मील है। अब सुनिएगा, कुली पीठ पर भार उठाए धनुष झुककर धनुष के आकार में। अब जैसे कि चलिए देखिए, ये कुली है, अब पीठ पर 25 किलो वजन है, तो ये क्या है, झुक चुका है कुली, पहाड़ पे जा रहा है झुक करके, तो झुक गया, तो ये कैसा बन गया, तो झुककर धनुष की आकार का बन जाता है। क्योंकि चलो अभी वजन नहीं है तो ये स्ट्रेट खड़ा है ये, लेकिन जैसे सब वजन इसके पीठ पर आ रहा है, पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा है, तो ये क्या है, झुक रहा है कुली। और झुक गया तो किसकी तरह बन गया, तो एक धनुष के आकार का बन जाता है। चलिए आगे सुनेगा। अब जैसे ही ये झुक गया है, झुक गया, तो उसकी जितनी हड्डियां हैं कुली की, सब साफ साफ दिखाई देती है। कि जब वो धीरे धीरे वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर धीरे धीरे चढ़ रहा है, ठीक है, झुक करके धनुष के आकार का बन चुका है, तो उसकी जितनी हड्डियां हैं साफ दिखाई देती है। कहता है, यानी हम यहाँ देखें तो कुली क्या है, ऐसा लगता है जैसे कुली मात्र हड्डियों का एक पुतला है। वो जो कुली है, कुली की जितनी हड्डियां हैं साफ दिखाई देती है, और मानो तो वो कुली एक क्या है, हड्डियों का एक पुतला है।
उसमें हाड़ तो है लेकिन मांस कम ही है, लेकिन उसमें जान तो है लेकिन उसके बॉडी में मांस नहीं है, क्योंकि बॉडी में मांस नहीं तब तो हड्डी दिख रहा है, बॉडी में उसका मांस है ही नहीं है तब तो उसका हड्डी दिख रहा है। तो कह रहा है हड्डी का एक पुतला है वो, हड्डी का क्या है, एक पुतला है। मौसम की परवाह किए बिना उसे यह बोझा ढोना पड़ता है। कैसा भी मौसम हो, मौसम का परवाह किए बिना, कैसा भी मौसम हो उसको ये लेना नहीं है, लेकिन हाँ उसको वो बोझा उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर उसको ले जाना है। तो मौसम का परवाह किए बिना। जाड़े की कपा देने वाली ठंडक में भी उसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होता है। कहता है कि जाड़े की कपा देने वाली ठंडक, जाड़ा में क्या है, इतना ठंडक है कि कपा देगा उसको, तो पर भी वो क्या कर रहा है, उसे उस बोझ को उस चोटी तक पहुंचाना होता है। कि ठंडक है, ठंड बहुत है, तो पर भी उसे उस बोझ को उसको उस चोटी पर उसको पहुंचाना है। और ऐसा लगता है कि वह प्रकृति को चुनौती दे रहा है। और ये देखिएगा कि कितना भी ठंड क्यों ना हो, वो बोझा को ढो रहा है, बोझा को पहुंचा रहा है। तो मानो तो वो क्या है, प्रकृति को चुनौती दे रहा है कि प्रकृति तुम कितना भी ठंडा क्यों ना दो, कि प्रकृति तुम कितना भी ठंडा क्यों ना दो, मेरा जो काम है यानी ये जो बोझा को हमको उस चोटी तक पहुंचाना है, मैं पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। तो पहला क्षण में ये था कि वो प्रकृति को क्या दे रहा था, चुनौती दे रहा था। ठीक है, क्या क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार मैसेज कर दें, पहला क्षण क्लियर हो गया, यस और नो? चलिए छंद नंबर 2 यानी भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिएगा, कुली के माथे पर एक काले रंग की टोपी है। चलिए बताइएगा, कुली के रंग माथे पर जो टोपी है वो किस रंग का है? चलिए बहुत बढ़िया, ब्लैक। चलिए बहुत बढ़िया कि कुली के जो माथे पर एक टोपी है उस टोपी का रंग कैसा है, काला यानी ब्लैक है। कहता है जो गंदी है, लेकिन हाँ जो वो टोपी पहना हुआ है बहुत ही क्या है, गंदी है, जिस पर पसीने के दाग पड़ गए हैं। आप लोग देखते हैं कि काला रंग में अगर हम लोग काला रंग पहनते हैं और पसीना जब हम लोग का बहता है तो जब वो पसीना सूखता है तो वो हम लोग देखते हैं एक निशान बन जाता है वाइट वाइट का। गौर किए वो आप लोग, यस और नो? क्या बनता है कि अगर हम काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और अगर हमारे बॉडी से पसीना बहा है या हम लोग टोपी भी जब पहनते हैं तो पसीना से वो क्या हो जाता है, सफ़ेद रंग का क्या पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है। चलिए तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब सुनिए क्या है, और ये देखते हैं हम लोग क्या है कि अगर बॉडी से जब बहुत ज़्यादा पसीना बहता है तो हम लोग ये देखते हैं कि बॉडी से अजीब तरह की गंध भी निकलने लगती है। ठीक है, तो क्या है कि कुली है भाई, जैसे जैसे सामान धो रहा है, गंदगी में इसको रहना भी है, तो क्या है कि इतना उसके बॉडी से जाड़े में भी पसीने बह रही हैं और उसके पसीने से क्या है, एक अजीब तरह की बदबू भी आ रही है। और क्या है कि जू वगैरह जिसको आप लोग ढील, जिसको बोलते हैं ढील बोलते हैं, उसके सर में भी ये सब हो गया, क्योंकि ये सब जो होता है कि ढील वगैरह जो होता है ये होता है गंदगी की वजह से। तो क्या है कि गंदगी की वजह से क्या है, जू वगैरह क्या है उसके शरीर को शरण स्थली बना लिया है। यानी जू हो गया, पसीना अगर बदबू देता है तो वो एक क्या है कि छोटा छोटा कीटाणु की वजह से होता है। कि अगर बॉडी में अगर आपका मतलब पसीना से भरा तो वो पसीना नहीं भरता है, वो जो कीटाणु होता है वो कीटाणु बहुत सारे जर्म्स होते हैं वो बदबू देता है। ठीक है, तो क्या है कि ये सब जो पिसुए हो गए, जू हो गए, इसके शरीर में क्या है, शरण स्थली बना लिया। शरण स्थली मतलब क्या, अपना घर बना लिया। कुली के घर में, कुली के शरीर में अपना ये लोग क्या बना लिया, घर बना लिया है। ठीक है, आगे सुनिएगा। अभी मैंने बताया था कि उसके बदन से अजीब तरह की गंध निकलती है, जिसको हम लोग बोल भी सकते हैं बदबूदार गंध निकलती है। तो जिसका रीजन क्या था, वही पसीना की वजह से, जू के वजह से, पिशुओं की वजह से। ठीक है, चलिए छंद नंबर 3,
चढ़ाई के क्रम में उसकी सांसें फूलने लगती है और कभी कभी अत्यधिक पसीना निकलने के कारण वह हाँफने लगता है। सुनिए क्या है, आप लोग ये देखते हैं कि आप लोग ये चीज़ गौर भी करेंगे, जब आप लोग मेरे यहाँ क्लास आते थे तो 3-3 4-4 सीढ़ी 5-5 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आप जाते थे, तो आपकी क्या है, हो सकता है आपका पसीना भी बहने लगता था और आपकी जो सांसें भी फूलने लगती थी। तो आप तो ये पैदल है, आपके पास बोझा नहीं भाई, आपके पास तो एक कॉपी लेकर के, एक कॉपी के साथ। लेकिन सोचिए कि अगर आपके बदन पे अगर 25 केजी का वजन रहे और अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो आपकी सांसें तो फूलेगी ही फूलेगी। तो वही यहाँ ये चीज़ हुआ था कि चढ़ाई के क्रम में उसकी सांसें क्या है, फूलने लगती है, उसकी सांसें क्या है, फूलने लगती है और कभी कभी अत्यधिक पसीना निकलने के कारण वह हाँफने लगता है। कि अगर देखते हैं कि अगर चढ़ाई हम लोग को ऊंचाई पे चढ़ाई करना होता है तो क्या होता है, जब हम लोग थक जाते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती है और हम लोग क्या है, हाँफने लगते हैं। ठीक है, और क्या है कि नहीं देखते हैं कि जब हम लेते हैं तो हम लोग की इस तरह से आता है ये चीज़, तो वही क्या है, उसके अंदर से क्या है, ध्वनि निकलने लगती है। ठीक है, आप लोग हाँफने के क्रम में क्या है, जब हम लोग हाँफ जाते हैं ये जो हमारे सांसें चलने लगती है और अजीब तरह का क्या है, आवाज़ आने लगता है। क्लियर हो रहा है? यस और नो जल्दी से और कमेंट करेंगे, क्लियर करेंगे जल्दी से, यस और नो। चलिए, अब सुनिएगा, कुली ये काम कर रहा है, कुली ये ढोने का काम कर रहा है, 25 केजी बोझा ढोने का काम कर रहा है, लेकिन कहता है वहाँ उस पहाड़ की ऊंची चोटी के किनारे, पहाड़ की ऊंची चोटी के किनारे खड़ी उसकी झोपड़ी में यानी उसका घर भी है कुली का पहाड़ की चोटी के किनारे, झोपड़ी में उसका जो बेटा है ठंड से कांप रहा होता है। यानी कुली का बेटा क्या है, झोपड़ी में क्या है कि ठंड से कांप रहा होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, तो अभी हिंदी में पूछ रहे हैं आप लोग से, हिंदी में ही जवाब दीजिएगा कि कुली का जो बेटा है पहाड़ की ऊंची चोटी पे जो उसका घर है, झोपड़ी है, उसका बेटा क्या है, कांप रहा है। उसका बेटा क्यों कांप रहा है? ठंड से, बिल्कुल सही है। तो उसका जो कुली का जो बेटा है ठंड से क्या कर रहा है, कांप रहा है, वह भूखा भी है। कुली का जो बेटा है वो क्या है, भूखा भी है। ठंड से तो कांप रहा है ही है वो, लेकिन हाँ जो कुली का बेटा है वो भूखा भी है। कहता है कि उसकी माँ जंगल में अंगूर की लता खोज के लिए निकली है। सुनिए क्या, उसकी जो माँ है जंगल में निकली हुई है कि बेटा भूखा है, बाप तो बोझा ढो रहा है, लेकिन माँ क्या है कि जंगल में कुछ खोज में निकली है, कुछ अंगूर की लता और कुछ जलावन के लिए लकड़ियाँ। उसकी माँ जंगल में के खोज में निकली है कि कुछ अंगूर की लता, कुछ तब तक बेटे को अंगूर खिला देंगे और जलावन कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में उसमें भोजन बनाएंगे। ठीक है, तो उसकी माँ इस खोज में निकली हुई थी। ठीक है, ताकि वह अपने बेटे की भूख मिटा सके। उसकी माँ जंगल में ये सब चीज़ों में निकली हुई है क्योंकि उसका बेटा भूखा है, और क्या है कि इस खोज में निकली है ताकि वो अपना बेटा का भूख मिटा सके। ठीक है, और कुछ कटीली झाड़ियाँ इकट्ठी करी ताकि उसे ईंधन, मैंने भी बताया था कि चलो झाड़ी, मैंने बोला कि झाड़ी और कुछ लकड़ियाँ क्या है कि इकट्ठा कर लिए, किस चीज़ के लिए, ईंधन के लिए, कि ईंधन के लिए कि उसी को जला करके उस पर कुछ भोजन वगैरह पकाएंगे। ठीक है, तो माँ उसकी ये खोज में निकली हुई थी। ठीक है, अब ये हमारा चौथा छंद शुरू हो रहा है। कवि अपने अंतिम छंद में कवि कहता है कुली ने प्रकृति को जीत लिया, यानी कुली का जो काम था, कुली ने वो काम कर लिया। यानी जो 25 किलो का वजन था वो ऊंची चोटी तक पहुंचा दिया। तो यहाँ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी ये कह रहे हैं कि कुली ने प्रकृति को जीत लिया है। कुली ने प्रकृति को क्या कर लिया है, जीत लिया है।
कहता है, देखिए क्या है कि मानव अगर देखा जाए तो देखिए क्या है, ये चीज़ को समझना है, ये चीज़ को कि कितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन क्या है कि हार परिस्थिति में नहीं माना, कि परिस्थिति में हार नहीं माना उसने। ठीक है, कहता है मानो तो ये एक नायक है, कि ये नायक है, कितनी भी ठंड क्यों ना हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, वो क्या है कि जो उसका काम था, यानी जो बोझा ढोना था, वो उस काम को किया। ठीक है, तो पहाड़ के इस नायक के नीचे क्या है, प्रकृति के गौरवशाली विजेता, ये गौरवशाली विजेता हुआ ये, क्योंकि इसका जो काम था उसने वो कर दिया, तो ये क्या है, ये गौरव की बात है और ये एक विजेता भी है। ये कहता है कि अब यहाँ बात ये सोने का, तो ये जो है पोर्टर है, गहरी नींद में सोता है, चाहे इसको कैसा भी मौसम क्यों ना मिल जाए। कहता है सितारों से जड़ा भरा हुआ सिर्फ रात की चादर है, इस रात में कुली गहरी नींद में है। और वो इतना थक जाता है, इतना थक जाता है कि जब वो सो जाता है तो ये नहीं देखता है कि कितनी ठंड है, क्या है, बस ये सोचता है सो रहा है, वैसे ही ठंड में सो रहा है वो, मानो तो वो जो सितारा है वो एक चादर है, और ये गहरी नींद में ये सो जाता है, क्योंकि ये इतना थक जाता है कि इसे ठंड की पता भी इसे नहीं चलता है, ठंड कैसे पता नहीं चलता है। और इसे लगता है कि जो रात में जो सितारा है भरा हुआ है, ये सोचता है ये सितारा नहीं, ये तो चादर है, और वो कुली गहरी नींद में क्या होता है, वो सो जाता है। ठीक है, अब मानो तो ये क्या है, शासन कर रहा है, ये कि कुली क्या है, शासन कर रहा है, नींद के स्मृति में राज पर यह शासन कर रहा है, यानी नींद में शासन कर रहा है। इसे नींद में गहरी, इतनी गहरी नींद में है कि इसे ठंड का महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए स्लीपिंग पोर्टर आपका भी समाप्त हो गया। 10th में ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है, 10th में बहुत ही छोटा छोटा आपका है, एक दिन में भी आपका क्लियर हो जाता है ये। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कुछ पूछ लेते हैं हम आप लोग से। चलिए, आर यू रेडी फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? Question number 1. In this poem, the poet talks about the difficult life of porters in the. In this poem, the poet talks about the difficult life of porters in the खाली स्थान। ऑप्शन ए सिटीज यानी शहरों का, बड़े बड़े शहरों का। ऑप्शन बी विलेजेज गांवों का। ऑप्शन सी टाउन्स छोटे शहरों का। एंड ऑप्शन डी हिल्स यानी पहाड़ों का। क्या होगा? वन का डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। वन का डी बिल्कुल सही है आपका। वन का डी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, द पोर्टर वाज गोइंग अप ए। द पोर्टर वाज गोइंग अप ए। ऑप्शन ए रोड, क्या रोड पर जा रहा था? ऑप्शन बी लेन, क्या लाइन में जा रहा था? ऑप्शन सी क्लिफ, यानी क्या चोटी पे जा रहा था? ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का हिंदी प्लेटफॉर्म ही होता है। क्या होगा? ABCD, रोड, लेन, क्लिफ एंड ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म। 2 का सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लिफ बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क, एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर्स, खाली स्थान, बीट फास्ट,
यानी धड़कने लगता है बहुत तेजी से। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर का क्या चीज बहुत जल्दी मतलब कि बीट मतलब धड़कना फास्ट हो जाता है। ऑप्शन ए पल्स, ऑप्शन बी हर्ट, ऑप्शन सी मसल्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। थ्री का भी हार्ट बीट बिल्कुल सही, हार्ट बीट फास्ट जो हृदय था धड़कना उसका क्या होता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है। वीडियो रुक गई क्या दोस्तों? एक मिनट रुकना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना जी। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा। द पोर्टर सन्स यानी कुली का जो बेटा, सीवर्ड यानी जूझ रहा है, विथ कोल्ड एंड वाज किससे? ऑप्शन ए आफ्रेड, ऑप्शन बी एंग्री, ऑप्शन सी हंग्री एंड ऑप्शन डी जेलस। क्या से? ठंड से और किससे? बिल्कुल सही है। 4 का सी हंगरी से, भूख से, बिल्कुल सही है। फोर का सी बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द पोएट ऑफ द पोएट्री द स्लीपिंग पोर्टर? क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द पोएट ऑफ द पोएट्री द स्लीपिंग पोर्टर? ऑप्शन ए पूरन सिंह, ऑप्शन बी पेरियासामी योरन, ऑप्शन सी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा एंड ऑप्शन डी विक्रम सेठ। फाइव का भी सी होगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मच लोड डज द पॉटर हैव ऑन हिज बैक? हाउ मच लोड डज द पॉटर हैव ऑन हिज बैक? ऑप्शन ए 25 किलोग्राम, ऑप्शन बी 50 किलोग्राम, ऑप्शन सी 75 किलोग्राम्स एंड ऑप्शन डी 100 किलोग्राम्स। 6 का क्या होगा? ABCD। 6 का ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बोलने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग से कन्फर्म लगा, जिन जिन बच्चों ने 1000 पे करने के अलावा जिन जिन बच्चों ने 300 अलग से पेड किया है वो कमेंट करेंगे बाई, जिन्होंने 300 पेड नहीं किया है कमेंट करेंगे N। जिन्होंने 300 अलग से पेड किया था मुझे ऑनलाइन का कमेंट करेंगे बाई।
चलिए, तो आप लोग के लिए मैं नोटिस दे देता हूँ। मैं आप लोग के लिए, मैं आपको जिससे मैंने 1,000 रुपया लिया था, जिन बच्चों से मैं 1,000 रुपया लिया था, आप लोग को शायद 2 लिंक जा ही रहा है आप लोग के पास। एक 3 बजे का रेगुलर जाएगा ये, ठीक है। 3 बजे का बैच, 3 बजे का भी आपका लिंक रेगुलर जाएगा, और आपका ये 8 बजे रात का लिंक रेगुलर जाएगा। आपका टेंशन लेना है, मैंने आपको शुरू में बोला था कि एक ही आपको टाइम, लेकिन अब आपको टेंशन लेना है, आपको दोनों टाइम का लिंक जाएगा। 3 बजे भी जाएगा, जिन जिन बच्चों ने 1,000 पे किया है, जिन जिन बच्चों ने 1,000 पे किया है, उसको 3 बजे का भी लिंक जाएगा, उसको 8 बजे लिंक जाएगा। अब क्या है, जो बच्चे 300 मुझे अलग से पेमेंट किए थे, 300 जो अलग से पेमेंट किए थे, तो वो बच्चे मुझे कुछ मैसेज भी किए कि सर कुछ एक्स्ट्रा दें, तो मैं उनके लिए एक्स्ट्रा यही कर सकता हूं कि मेरे पास एक टाइम 10 बजे रात से है अभी, तो उनके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा, कि जो आप 300 रुपये दिए हैं उनके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा सोच रहा हूं, ठीक है। तो 5 तारीख से जो 300 पेड किए हैं उनके पास अब से 3 लिंक जाएगा, यानी एक जो 300 भी दिए हैं, मतलब दिए हैं अलग से, उसके पास एक लिंक जाएगा 3 बजे जाएगा, एक लिंक जाएगा 8 बजे जाएगा, और आपके पास थोड़ा समय देंगे आपको हम 2 घंटा मोबाइल चार्ज करने का, ठीक है, 2 से 1 घंटा। फिर आपके पास एक लिंक जाएगा 10 बजे रात में लिंक जाएगा, ठीक है, 5 तारीख से, ठीक है। और जो बच्चे 1,000 पे किए हैं उनके पास रेगुलर 3 बजे और 8 बजे का लिंक अब आपके पास दोनों जाएगा, इसलिए टेंशन न लीजिए कि आपके पास एक लिंक जाएगा, आपके पास दोनों लिंक जाएगा, रेगुलर डेली जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है, यस और नो। बाकी अब जिनको अगर 10 बजे रात से भी जुड़ना है तो वो काइंडली जल्दी पे कर दें, क्योंकि उसका जो फी है तुरंत बढ़ जाएगा। अगर क्लास खुल जाएगा तो और बढ़ जाएगा, अभी लॉकडाउन है, मे भी देखिए क्लास क्या स्थिति होता है 15 के बाद क्या होता है वो देखना है। 15 के बाद अगर होता है तो फिर आपका फ़ी है तो बढ़ जाएगा, क्लास खुलने के बाद तो फ़ी बढ़ ही जाएगा। और क्लास खुलने के बाद मैं बिना फ़ी वाला को तो अलाउ मिलेगा ही नहीं क्लास में, क्योंकि बहुत कम बच्चों का एडमिशन होगा, प्लस फ़ी कम बच्चे रहेंगे तो फ़ी हाई होगा। ये तो मस्ट है कि बच्चे कम रहेंगे तो फ़ी हाई होगा, क्योंकि फ़ी डिपेंड करता है बच्चों पर। बच्चे जितने होंगे फ़ी उतने कम होंगे, बच्चे जितने कम होंगे फ़ी उतना हाई चलेगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे आप लोग कि किसके पास कैसे कैसे लिंक जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था देख रहे थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज चैलेंजिंग द अमाउंट। ऐसा नहीं कि इसमें ऑब्जेक्टिव, इसमें तो ऑब्जेक्टिव का ही रहे आपको, या सब्जेक्टिव तो पढ़ाते हैं। जब बुक खत्म होता है तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं बताता ही हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि 10 बजे रात में पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको एडमिशन लेकर पढ़ना होगा। ये मत सोचना कि आप 1,000 रुपया पे किए हो तो जितना बैच मैं शुरू करूंगा ऑनलाइन, जितना शुरू करूंगा सब मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो ये संभव नहीं है आपके लिए ये, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, कि माउंटेन को कौन चैलेंज कर रहा था, चुनौती दे रहा था। ऑप्शन ए द पोएट, ऑप्शन बी द पोर्टर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 19 में आ चुका है, मे बी। अब अगला जो 2 क्वेश्चन हम बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 8 9 आगे जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम में आपका 2021 के एग्जामिनेशन में, मैट्रिक में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बी अलर्ट। क्वेश्चन, द स्लीपिंग पोर्टर इज चैलेंजिंग। ऑप्शन ए द फॉरेस्ट, ऑप्शन बी द रिवर, ऑप्शन सी द फुटपाथ, एंड ऑप्शन डी द माउंटेन। द स्लीपिंग पोर्टर इज चैलेंजिंग, 8 का डी बिल्कुल सही है दोस्तों, शाबाश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द स्लीपिंग पोर्टर वाज बियरिंग ए खालिस्तान कैप, ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ब्राउन, एंड ऑप्शन डी व्हाइट। नाइन का ए, शाबाश।
क्वेश्चन नंबर 10, in the poem The Sleeping Porter, what distance does the porter cover in the snows of winter? In the poem The Sleeping Porter, what distance does the porter cover in the snows of winter? Option A 5 miles, option B 6 miles, option C 7 miles, and option D none of these. टेन का बी इज द राइट आंसर। अति उत्तम, ब्लॉक कर दिए जाओगे। लास्ट वार्निंग। 5 माइल्स था या 6 माइल्स था? माइंड वर्क नहीं कर रहा है। अरे कितना डिस्टेंस था, कितना दूरी था? बताए तो थे 6 माइल, कमेंट भी करवाए थे। भगवान क्या करे, कुछ समझ नहीं आता तुम लोग का। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स का मैं नाम लूंगा यहां पे। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हैज कंपोज्ड द पोएम। क्वेश्चन है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हैज कंपोज्ड द पोएम। ऑप्शन ए मार्था, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी पॉलिथीन बैग, एंड ऑप्शन डी स्लीपिंग पोर्टर। कमेंट फास्ट। दिलखुश कुमार, डॉली प्रजापति कुमारी, सिमरन सिन्हा, प्रेम शंकर पांडे, टेक्निकल अति उत्तम। वेरी गुड, शाबाश स्टूडेंट्स। सबसे पहले जवाब दिया दिलखुश कुमार ने। कह रहे डिलीट क्यों कर दिया बेवकूफ? डॉली प्रजापति, चलिए जब डिलीट कर दिया तुम्हारा नाम गया अब यहां पर से। डॉली प्रजापति कुमारी, सिमरन सिन्हा, प्रेम शंकर पांडे, टेक्निकल अति उत्तम, संत कुमार सिंह। यानी इसमें 1 2 लड़की 3 लड़का, ठीक है, 2 लड़की और 3 लड़का। चलिए सही है, बिल्कुल सही है। 11 का डी बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए आई थिंक, देखिए हो सकता है मेरे ख्याल से आप लोग 11 में 11 सही जवाब दिए होंगे, तो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी स्थिति आप लोग की है। अगर देखा जाए तो बुक